everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में, CFSE। तो हमने लास्ट वीडियो में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG। एंड हमें ये समझ आया कि ठीक है, जब लिगेंड्स दूर से आते हैं तो क्या होता है, जब वो पास आ जाते हैं तो क्या होता है। अब वो जो स्प्लिटिंग हुई है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई है, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में डेल नॉट कहते हैं। मेरा पेन नहीं चल रहा है तो आई विल हैव टू सी क्यों नहीं चल रहा है। क्या अब चल रहा है? अभी भी नहीं चल रहा है। ओ गॉड, रुको यार, कर रहे हैं बात। चल जा, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। चल जा। थोड़ा पेशेंस। रील के जमाने में पेशेंस खत्म होता जा रहा है सबका। चल जा, ये चल गया। ठीक है, तो मैं ये बोल रही थी कि ये जो जब स्प्लिटिंग होती थी तो जो गैप था इस T2G, इस EG और T2G में, नीचे वाला T2G, ऊपर वाले दो डिजनरेट ऑर्बिटल्स EG थे जिनमें dx² - y² और dz² आता है, और नीचे वाले dxy, dyz और dxz जो होता है वो T2G होता है। ठीक है, दीज आर 3 डिजनरेट ऑर्बिटल्स जिनका नाम T2G है, ऊपर वालों का नाम EG है, बीच में बैरी सेंटर है। और हमने ये देखा था कि ये स्प्लिटिंग होती है जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जिसको हम डेल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सेंटर है ये बिल्कुल बीच में नहीं है। जो ऊपर वाला पार्ट है ये 3/5 ऑफ पूरा चीज है। जो जब चीजें स्प्लिट होती है तो या तो आधे आधे में स्प्लिट हो, है ना, या तो 3/4 1/4 में स्प्लिट हो। और यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है 3/5 एंड 2/5 में। मतलब 0.6 डेल नॉट हम उसको सोचते हैं एनर्जी को, और ये है -0.4 डेल नॉट। क्योंकि ये मेन लेवल से नीचे है तो ये माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो CFSE है, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जब भी कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा होगा? कॉम्प्लेक्स इसलिए बन रहा होगा क्योंकि उसके बनने से स्टेबिलिटी आ रही होगी। कोई चीज स्टेबल होगी तभी तो बन रही होगी ना, तो कुछ तो एनर्जी रिलीज होगी, है ना। अगर स्टेबल हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी रिलीज ना हो सकता है। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी है तो या तो ये जीरो होगी कि नहीं निकल रही, और अगर निकल रही होगी तो नेगेटिव होगी। मतलब CFSE की वैल्यू एक्सोथर्मिक मिलेगी या जीरो मिलेगी। ठीक है, और ये जो CFSE कैलकुलेट होती है ये सेंटीमीटर इनवर्स में होती है। सेंटीमीटर इनवर्स सोच लो, अब सेंटीमीटर इनवर्स भी एनर्जी का यूनिट में गेम आ गई, एनर्जी का यूनिट हो गया। और 1 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, सॉरी 1 किलो जूल पर मोल होता है बेटा 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स। 1 किलो जूल पर मोल इज इक्विवेलेंट टू 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स। एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने क्या बात करी थी। हमने ये बात करी थी भाई कि एनर्जी है, ठीक है, जब कोई लिगेंड्स आसपास नहीं है तो ये 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स जो हैं ये डीजनरेट हैं, सेम एनर्जी के हैं, और ये ग्राउंड स्टेट पे हैं। जब लिगेंड्स पास आने लगे तो क्योंकि मेटल आयन से अट्रैक्शन था उन लिगेंड्स का, तो वो लिगेंड्स पास आने लगे। पर जब वो पास आने लगे तो दिक्कत ये हुई कि जो ऑर्बिटल्स है उनको वो रिपल्शन फेस होने लगी, बिकॉज उनमें इलेक्ट्रॉन्स है। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डेंस, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज, रिपल्शन होगा जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ती है। तो जब दूर से लिगेंड आ रहे हैं तो पांचों को लगता है हमारी तरफ आ रहे हैं, तो पांचों की एनर्जी बढ़ जाती है। तो इस स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये लोग अभी भी डीजनरेट हैं, पर पांचों की एनर्जी ग्राउंड स्टेट से ऊपर है। फिर जब लिगेंड और पास आया इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तो ये देखा गया कि वो लिगेंड्स एक्सियल सिमेट्री के थे, वो फेसेस ऑफ द क्यूब से आ रहे थे। याद है, अगर टेस्ट चार्ज जो है वो बीच में, अगर मेटल बीच में है तो फिर वो लिगेंड्स कहाँ से आ रहे हैं? वो फेसेस से आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो dx² - y² और dz² था, द एक्सियल ऑर्बिटल्स दे वर डायरेक्टली इंपैक्टेड while the equatorial orbitals were not as much impacted, right? ऐसा था गेम, दे वर नॉट एज मच इम्पैक्टेड। तो इनकी एनर्जी नीचे आ गई, इनकी ऊपर चली गई, ये EG बन गया था, ये T2G बन गया था। नाउ वी नो दैट स्प्लिटिंग हैज हैपेंड। नाउ टुडे वी आर गोना डिस्कस कि कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे तो उनके बनने से कितनी ऐसी स्टेबिलिटी आई कि एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितना वो कॉम्प्लेक्सेस बनने की वजह से स्टेबल बने। ठीक है, तो आज हम
ये बात करेंगे। तो CFSE इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शुरू करते हैं। अगर मैं D1 की बात करूं, देखो यार, मैंने ना ग्राउंड, फिर स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर स्प्लिटिंग दिखाई है। अब ना मैं सिर्फ इतना दिखाऊंगी, इसको नहीं हर बार बनाऊंगी, मतलब लॉजिकल नहीं ना, टाइम वेस्ट है बार बार बनाना। तो मैं सिर्फ D1 कॉम्प्लेक्सेस के लिए ऐसा बना रही हूँ। याद है ना, जब मैं D1 बोलती हूँ तो क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कोई भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, उस कॉम्प्लेक्स में ये मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। इस ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग मेरे जो उस मेटल के डी में इलेक्ट्रॉन्स है वो एक है। अभी हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 3D सीरीज की। तो जो भी 3D सीरीज का मेटल है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स को बना रहा है इन सच अ वे। अरे भैया, ये तो मेरे पीछे का पर्दा दिख रहा है। रुको, फिर मुझे एडिट करना है इसको। Okay, I think it's sorted. I think it's sorted and my voice is weird, but yeah, whatever. तो अब मैं क्या बता रही थी? मैं ये बता रही थी कि भाई यार, इतना चमक क्यों रहा है मेरा चेहरा, अजीब सा डिस्ट्रैक्टिंग है। फिर छोड़, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, छोड़ो तुम क्या मतलब ये सब बातों से। देखो, मैं ये कह रही थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में कोई भी मेटल की मैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब D1 आए तो CFSE से कैलकुलेट करते हैं। तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल में एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बांटना है तो कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने थे जो हमने डिस्कस करे थे, जिनकी वजह से हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी T2G1, याद है? अब एनर्जी कैसे निकलेगी? देखो, for every electron that is being added, for every electron that is being added, for every electron added in T2G -0.4 डेल नॉट से एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है? एंड फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन एडेड इन EG +0.6 डेल नॉट से एनर्जी इंक्रीज होगी। हट रही हूं मैं स्क्रीन से। ये लॉजिक है जो हम यहाँ पे ये -0.4 डेल नॉट लिखते हैं और ये +0.6 डेल नॉट लिखते हैं। उसका ये मतलब होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी हम एनर्जी निकालेंगे वो -0.4 डेल नॉट हो जाएगी, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो +0.6 डेल नॉट से वो एनर्जी इंक्रीज होगी। तो अगर मुझे D1 के केस में निकालना है विच इज एक्चुअली T2G1, तो मेरी एनर्जी CFSE कितनी आ जाएगी? -0.4 del naught into 1 electron, which is -0.4 del naught only. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि मैंने क्या कहा, क्योंकि इतना ज़्यादा बीच में डिस्ट्रैक्शंस हो गई तुम लोगों के लिए। मैंने ये बोला कि जब हम उसको स्प्लिट करते हैं EG और T2G में, तो फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन एडेड इन T2G in this octahedral complex, CFSE की वैल्यू डिक्रीजेस बाय 0.4 डेल नॉट, मतलब -0.4 डेल नॉट लिखोगे फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव वैल्यू इन T2G। और जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो एनर्जी देनी पड़ती थी ना, याद है वो? एंड देयरफॉर फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन इन EG CFSE की वैल्यू में +0.6 डेल नॉट हो जाएगा, जिसका मतलब है अगर वो T2G1 है तो एनर्जी हो जाएगी -0.4 डेल नॉट इंटू 1 विच इज इक्वल टू -0.4 डेल नॉट। मैम ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू, ये वो तुम्हें पेपर में देगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, देगा। तो मान लो इसकी वैल्यू दी उसने x, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा -0.4x सेंटीमीटर इनवर्स। फिर किलो जूल पर मोल में निकालना है तो तुम 83.7 से डिवाइड कर दोगे, है ना? ठीक है, अब D2 के लिए देखते हैं। D2, अगर D2 है मतलब कोई भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स दिया, तुमने उसमें सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद तुम्हारे को D की टर्म्स में कॉन्फ़िगरेशन मिली D2, तो तुम बोलोगे D2 है तो ठीक है यार, T2G में 2 इलेक्ट्रॉन भेज दो, और पहले तो सिंगली भेजने हैं क्योंकि हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G2। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? -0.4 डेल नॉट इंटू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आंसर आ जाएगा -0.8 डेल नॉट। इजी। D3 के केस में क्या होगा?
D3 के केस में मैम अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जब स्प्लिट होगा तो वो T2G में ही तीनों जाएंगे। दिक्कत तो D4 से शुरू होती है, हमने कॉन्फ़िगरेशन साथ में निकाली है, तो T2G3 हो जाएगा मैम, और T2G3 हो जाएगा तो -0.4 डेल नॉट इंटू 3 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -1.2 डेल नॉट। हर केस में वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब D4 की गेम सोचते हैं। D4 में ये होता है कि हमें कोई कॉम्प्लेक्स दिया, हमने उसमें सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जैसे हम हमेशा करते हैं, और हमने देखा कि यार वो तो D4 आ रही है। अब D4 के केस में दो बातें हो सकती हैं। वो दो बातें क्या थी याद है? या तो 3 इलेक्ट्रॉन के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं आए, या फिर दूसरा केस क्या था? दूसरा केस था कि 3 इलेक्ट्रॉन के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पेयर अपना होके ऊपर जाए। और हमने ये बात करी थी कि दो चीजें हम इसमें फैक्टर में देखते हैं कि पेयरिंग एनर्जी और डेल नॉट में से छोटी वैल्यू कौन सी है। अगर तो जितनी एनर्जी मुझे पेयर कराने में देनी है वो कम है ये गैप से, जितनी एनर्जी मुझे पेयर कराने में देनी है वो कम है ये गैप से, तो फिर उस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा और हमें मिलेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो इस केस में है। और अगर पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर दैन डेल नॉट है, कहने का मतलब कि अगर मैंने जो इलेक्ट्रॉन पेयर किया वो करने में मेरी ज्यादा एनर्जी खर्च होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजने में। इलेक्ट्रॉन पेयर करने के लिए मुझे 5 जूल देने पड़े मान लो, और ऊपर भेजने में 2 ही जूल देने हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजूंगी, मेरे फायदे का काम, कम एनर्जी खर्च हो जिसमें। तो अगर ऐसा हुआ कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है डेल नॉट से तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पेयरिंग एनर्जी कम है या ज्यादा? उसका लॉजिक मैंने आपको दिया था कि आप लिगेंड्स की तरफ यहां पे देखेंगे। याद है D4 के केस में लिगेंड्स देखने जरूरत थे, D5 में देखने थे, D6 में देखने थे, याद है? ऐसी चीज VBT में कराई थी और CFT में भी कराई थी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजने या नीचे, हमने वो डिस्कस कर लिया। तो लिगेंड्स अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होने लगेंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो स्प्लिटिंग कम होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाने लगेंगे और हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। अब इन दोनों केसेस में क्या CFSE सेम आएगी या अलग? देखते हैं। देखो, समझो मेरी बात। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है T2G4 EG0, T2G4 EG0, तो यहां पे मैं लिखूंगी कि ठीक है -0.4 डेल नॉट इंटू 4 कर दो तो -1.6 डेल नॉट हो जाएगा मैम। एक सेकेंड, ये एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, गुड। क्या तुझे पेयरिंग करने के लिए एनर्जी देनी नहीं थी? देनी थी ना, तो वो इसी में से तो कटेगी। क्या क्या मतलब, समझ। तुम्हारे पास दो चीजें हैं A और A, इनको मिलाना है, ठीक है? इनको मिलाने से मान लो एनर्जी रिलीज हो रही है 20 किलो जूल, मतलब -20 किलो जूल डेल्टा H है, 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। पर इनको मिलाने के लिए तुम्हें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें यहाँ पे 4 किलो जूल देना पड़ेगा। एक बार ये मिल गए तो एनर्जी पक्का रिलीज होगी, पर थोड़ी मेहनत तुम्हें लगेगी, ऐसा मान लो मैं कह रही हूँ। तो तुम बोलोगे ठीक है ना मैम, देखो अगर उनको मिला दिया तो 20 किलो जूल निकलनी चाहिए थी, पर क्योंकि 4 किलो जूल देनी पड़ रही है उनको मिलाने के लिए, तो जो 20 निकलनी चाहिए थी वो 20 ना निकल के 16 निकलेगी। तो अब जो मेरा इफेक्टिव एनर्जी चेंज होगा वो ये होगा कि कितनी निकली एनर्जी प्लस कितनी एक्चुअली देनी पड़ी रिएक्शन कराने के लिए, विच इज -16। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे इफेक्टिव एनर्जी जो है मैम जो रिलीज हुई वो -16 किलो जूल है, -20 थोड़ी होगा। आप खुद सोचो ना कि 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, पर 4 तो पॉकेट से भी लगी ना, तो इफेक्टिव एनर्जी चेंज, जो इफेक्टिव एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन निकालते हो वो क्या निकालोगे? -20 + 4 विच इज -16। सिमिलरली यहाँ पे एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कितनी? -1.6 डेल नॉट,
पर पेयरिंग कराने के लिए कुछ पेयरिंग एनर्जी दी भी तो इफेक्टिवली जो एनर्जी निकलेगी वो -1.6 डेल नॉट ना होकर उससे थोड़ी सी कम होगी, कुछ एनर्जी यूज हो गई बीच में, समझे? इसीलिए ये पी ऐड किया जाता है। अब वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या है? कॉन्फ़िगरेशन है बेटा T2G3 EG1, T2G3 EG1। क्या मैं कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग करा रही? नहीं, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो एनर्जी कितनी निकलेगी? -0.4 डेल नॉट इंटू 1 2 3 प्लस 0.6 del naught for every electron that goes to Eg into 1, -1.2 del naught प्लस 0.6 del naught, आंसर आ जाएगा -0.6 del naught। बात समझ आई? बात समझ आई? अब तुम बोलोगे क्यों मैम, यहाँ तो हमने लिखा ही नहीं प्लस पी, क्योंकि यहाँ पे तुमने कोई पेयरिंग थोड़ी कराई, तुमने तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजा, तो मैम उसकी एनर्जी तो जोड़ो। जोड़ी तो यार, इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी वो तुम्हारी आंखों के सामने है, समझे? जोड़ी तो सही, ठीक है? तो जो एनर्जी इतनी निकलनी चाहिए थी उसमें ये ऐड हुआ ना, ओवरऑल कम निकली ना, ठीक है? समझे मेरी बात? D5 के केस में सोचते हैं। अब D5 में भी ये गेम है। D5 का मतलब हुआ स्फेरिकली सिमेट्रिकल में ऐसा दिखेगा, फिर स्प्लिट करा, स्प्लिट की शक्ल देख के यार कहाँ ऐसा लग रहा है कि कौन सा वाला वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में हुई है और कौन से वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में हो रही है? तुम्हें क्या लग रहा है उसकी शक्ल देख के, स्प्लिट की शक्ल देख के? यहाँ पे स्प्लिटिंग कम है तो मैम अगर कंपेयर कर रहे हो तो ये थोड़े वीकर फील्ड लिगेंड में हुई होगी, और यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा है तो ये थोड़े स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड में हुई होगी। बिल्कुल सही बात है। तो अब जब वीक फील्ड लिगेंड होता है, स्प्लिटिंग कम होती है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन है 3 भरने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर होना प्रेफर करता है या ऊपर जाना प्रेफर करता है? स्प्लिटिंग कम है, मेहनत कम ज्यादा होगी। कहाँ कम होगी मेहनत? कहाँ कम होगी? पेयरिंग कराने में या इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजने में? कुछ तो दिक्कत है भाई मेरे साथ। ऊपर भेजने में, क्योंकि स्प्लिटिंग कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो चौथा भी ऊपर जाएगा, पांचवा भी ऊपर जाएगा, T2G3 EG2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। बट यहाँ के केस में जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो चौथे और पांचवे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे, T2G5 EG0। निकालना यार क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हर केस में। ऊपर वाले केस में क्या आ जाएगी? T2G3 फॉर एवरी T2G इलेक्ट्रॉन -0.4 डेल नॉट होती है, तो 3 है तो इंटू 3 हो जाएगा। फॉर एवरी EG इलेक्ट्रॉन +0.6 डेल नॉट होती है, पर यहाँ पे कितने ऐसे 2, तो यहाँ जाएगा -1.2 डेल नॉट प्लस 0.6 डेल नॉट 0। तो इसका मतलब कि अगर मेरे पास कोई D5 कॉम्प्लेक्स है 3D सीरीज का with a weak field ligand, तो उसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 हो जाएगी। इसका मतलब कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी कॉम्प्लेक्स बनने से, रिलीज नहीं हुई। कूल। क्या D5 हाई लो स्पिन में भी ऐसा हो रहा है? ये तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा हो रहा है? देखते हैं। अगर मेरे पास D5 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो CFSE कितनी आ रही है? उस केस में CFSE हो रही है फॉर एवरी T2G इलेक्ट्रॉन -0.4 डेल नॉट होता है, -2 डेल नॉट। क्या ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में सब कुछ ठीक है? क्या मैंने यहाँ 2 एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं कराई? ये देखो, 2 एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं कराई, तो 2 एक्स्ट्रा पेयरिंग कराई तो उसको भी तो लिखोगे। फॉर एवरी पेयरिंग अगर मुझे P एनर्जी देनी पड़ रही है तो मैंने 2 बार पेयरिंग कराई ना, तो मुझे 2P एनर्जी देनी पड़ी ना, तो मैं वो 2P भी तो लिखूंगी।
समझे? ठीक है, D6 पे चलते हैं। D6 बनाओ अपने आप दोनों केसेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स निकालो CFSC, फिर तुम्हें कैच बताती हूँ। ये वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में है। यहाँ पे स्प्लिटिंग कम है, यहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा है। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में हम बनाएंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हम बनाएंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। राइट? ठीक है। अच्छा, D6, 1 2 3 4 5 6, D6 1 2 3 4 5 6। T2G भरेंगे पहले, T2G 3 भरा। अब चौथे में मैं पेयर करूं या ऊपर भेजूं, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि स्प्लिटिंग कितनी है। अगर ये स्प्लिटिंग कम है इन केस ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो चौथा ऊपर जाएगा, पांचवा ऊपर जाएगा, छठा नीचे ही पेयर हो जाएगा। फिर T1 2 3 4 5 6 सब पेयर हो जाएंगे। राइट? अब इस केस में कॉन्फ़िगरेशन थी T2G4 EG2। ये सब किया हुआ है, क्यों वाई काय को बार बार नहीं बता सकती यार, आगे की बात सीखो। ठीक है। अब यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी फॉर एवरी T2G इलेक्ट्रॉन -0.4 डेल नॉट होता है, तो -0.4 डेल नॉट इंटू 4 प्लस फॉर एवरी EG इलेक्ट्रॉन 0.6 होता है, -1.6 डेल नॉट प्लस 1.2 डेल नॉट, तो आ जाएगा -0.4 डेल नॉट वैल्यू आ जाएगी। ओके। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो 6 के 6 नीचे है, CFSC कितनी आ जाएगी? -0.4 डेल नॉट इंटू 6 -2.4 डेल नॉट। सही है? श्योर? पेयरिंग का कुछ नहीं ऐड होना चाहिए, है ना? यहां पे अगर तुम सोचो कि मैम यहाँ पे पेयरिंग कराई तो प्लस P तो करो, अभी मैं तुम्हारे कहने पे लिख रही हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ नहीं आना चाहिए, जो मैं सिखाऊंगी क्यों। और मैम यहाँ पे 3 पेयरिंग कराई है, तो फॉर एवरी पेयरिंग 1 P लिखो, क्योंकि एक बार पेयरिंग कराई तो एनर्जी दी, फिर दूसरी बार कराई तो एनर्जी दी, फिर तीसरी बार कराई तो एनर्जी दी, तो यहाँ पे प्लस 3P लिखो। मेरे हिसाब से ये 3P नहीं है। अब सीखो क्या बात है। देखो, जब हम अभी तक बात कर रहे थे, चाहे हम D1 D2 D3 D4 D5 तक बात कर रहे थे, वहां तक आप देखिएगा कि ये जो D वाला है यहाँ कहीं ऑलरेडी पेयरिंग नहीं है। D4 के केस में यहाँ कहीं पेयरिंग नहीं थी, मैंने T2G में पहली बार एक्स्ट्रा कुछ पेयरिंग कराई थी, राइट, इन केस ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली D5 के केस में ऑलरेडी पेयरिंग नहीं थी, यहाँ पे पेयरिंग नहीं है। जब मैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रही हूं तो मैं एक्स्ट्रा 2 पेयरिंग कर रही हूं, जिसकी वजह से हर पेयरिंग के साथ मैं 1 P एनर्जी दे जा रही हूं, और 2 पेयरिंग की तो 2 P एनर्जी मैंने दे दी। ठीक है। D6 में एक बार ध्यान से देखो, D6 में बेटा ऑलरेडी D वाले केस में भी तो एक पेयरिंग है, वो भी तो पेयरिंग हुई है, वो क्यों हम कंसिडर कर रहे हैं? हम उसकी एनर्जी के पैसे देंगे ना जो हम करा रहे हैं। तुम कोई चीज लेने जा रहे हो, तुम्हारे पास जो चीज ऑलरेडी है, तुम उसके पैसे क्यों दोगे? तुम तो जो एक्स्ट्रा खरीदोगे उसके पैसे दोगे ना। ये तो मेरे पास ऑलरेडी थी ना, वो तो मैं यहाँ दूसरी की शॉपिंग करने है, इसके पैसे मैं दोबारा क्यों दूं? ये तो मेरे पास ऑलरेडी है। समझे मेरी बात? तो यहाँ पे भी एक पेयरिंग तो ऑलरेडी हो रखी है ना, तो अगर वो एक पेयरिंग मुझे यहाँ दिख रही है तो ये तो ऑलरेडी वाली है, ये मैंने नहीं कराई, ये ऑलरेडी वाली है, ये मेरी एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं है। तो जब आप पैसे दे रहे हो तो वो एक्स्ट्रा के दे रहे हो जो आपने लिया, जो पेयरिंग आप करा रहे हो, आप उस पेयरिंग के एनर्जी का बात कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं कराई इन केस ऑफ दिस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो मैं पेयरिंग के पैसे नहीं देने वाली, मैंने नहीं कराई है। और इस केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में जब मुझे यहाँ 3 पेयरिंग दिख रही हैं, उनमें से एक मैंने थोड़ी कराई है भाई, ये तो होनी चाहिए थी। मैं तो 2 के पैसे दूंगी जो मैंने कराई है। तो जो एक्स्ट्रा पेयरिंग होती है ना, वो
उसकी एनर्जी खर्च होती है तुम्हारी जेब से। तो इसीलिए -2.4 डेल नॉट +2p होता है, +3p नहीं होता। बात समझे? और समझ जाओगे। D7 आ रहे हैं, अभी तो सीख रहे हैं। डरने वाली क्या बात है? कुछ टॉपिक्स होते हैं यार जिनमें रोना आता है शुरू में, फिर समझ आ जाते हैं, फिर एस कर लेते हैं उन टॉपिक्स को। घबराना तो होता ही नहीं है भाई लाइफ में। इन बातों से थोड़ी घबराएंगे, इतनी बड़ी जिंदगी है। बहुत छोटी बातें हैं। तो CFSC छोटा सा पार्ट है माई लाइफ का। कुछ नहीं करते हमारी लाइफ में इतना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं बना रही हूँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स T2G में भेज के चौथा मैं ऊपर भेजूंगी, क्योंकि स्प्लिटिंग का मैं 5वां भी ऊपर जाएगा, फिर नीचे पेयरिंग करानी थी, क्योंकि अब कहीं तो भेजेंगे और वो कहीं हमेशा नीचे होगा। क्यों होगा? पिछली वीडियो में जाके देखो, ऊपर क्यों नहीं पेयरिंग कराई मैंने। देख क्या ना, मैंने सिखाया ये चीज। इस वाले केस में 1 2 3 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। सब सिखाया कॉन्फ़िगरेशंस, दोबारा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G की हैगा 5 ते Eg2। इसकी लो स्पिन की हो जाएगी T2G 6 Eg1। कूल। अब मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से यहाँ CFSC क्या होगी? फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन इन T2G -0.4 डेल नॉट होता है, एंड फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन इन EG +0.6 डेल नॉट होता है। तो यहाँ CFSC कितना हो जाएगा? -0.4 डेल नॉट इंटू 1 2 3 4 5 प्लस 0.6 डेल नॉट इंटू दो इलेक्ट्रॉन्स है वैसे, -2 डेल नॉट प्लस 1.2 डेल नॉट। भाई माइनस प्लस हो रहा है तो नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट होंगी चीजें। -0.8 डेल नॉट आ जाएगा। क्या मुझे यहाँ पे +p लिखना चाहिए? नहीं, मुझे यहाँ पे +p नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो रहे हैं ये मैंने नहीं करा है, ये पहले से थे मेरे पास। ये मेरा एक्स्ट्रा कार्यक्रम नहीं हुआ, ये पहले से हो रखा है। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में तुम नोटिस कर रहे होगे अगर एक पैटर्न, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में तुम्हें पेयरिंग वाली एनर्जी देनी ही नहीं पड़ रही है D5 D6 D7 कहीं भी, क्योंकि वो तुम नहीं करा रहे हो पेयरिंग। या तो कहीं पेयरिंग है ही नहीं, और अगर है तो वो D वाले केस में भी था, तो मैंने एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं कराई। बट लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में आते हैं, यहाँ पे T2G6 Eg1 CFSC कितना आ जाएगा? -0.4 डेल नॉट इंटू 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.6 डेल नॉट इंटू 1 इलेक्ट्रॉन प्लस समथिंग। व्हाट इज दैट प्लस समथिंग? एक पेयरिंग, 2 पेयरिंग, 3 पेयरिंग, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे? 2 ऑलरेडी हो रखी थी, तो वो मेरे खर्चे का पार्ट नहीं है। मेरे को एक एक्स्ट्रा पेयरिंग करानी पड़ी, जिसकी वजह से मैं यहाँ +p करूंगी। तो दिस वुड बी -2.4 डेल नॉट प्लस 0.6 del naught plus p, which is -1.8 del naught plus p। एक पेयरिंग की एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे। ठीक है। D8 के केस में आते हैं। D8 में हाँ जी, हाई स्पिन लो स्पिन का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भूल गए क्या? ट्राई करा देते हैं फिर से करा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 D8 है। अगर स्प्लिटिंग कम है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्प्लिटिंग ज्यादा है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस है। अगर हाई स्पिन है तो 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर, 5वां ऊपर, 6 7 8, तो T2G6 Eg2। 1 2 3 चौथा पेयर, 5वां पेयर, छठा पेयर, 7 8, T2G6 Eg2। कॉन्फ़िगरेशन सेम है। क्या CFSC सेम होगी? देखते हैं। देखिए ऊपर वाले केस में -0.0, देखना कैसा बनाया मैंने बिंदु जैसा, -0.4 डेल नॉट इंटू 6 प्लस 0.6 डेल नॉट इंटू 2, which is -2.4 del naught plus 1.2 del naught -1.2 del naught। ठीक है। क्या मैंने कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग कराई है?
हाई स्पिन में वैसे तो मुझे पता है कि मैंने नहीं कराई होती, फिर भी देख लेते हैं। 1 पेयरिंग, 2 पेयरिंग, 3 पेयरिंग, 1 2 3 मैंने नहीं कराई, मेरे खाते में नहीं आ रही है ये एक्स्ट्रा पेयरिंग, तो मुझे कोई एनर्जी नहीं देनी थी पेयरिंग की। CFSC माइनस 0.4 डेल नॉट इंटू 6 प्लस 0.6 डेल नॉट इंटू 2, माइनस 1.2 डेल नॉट आएगा ये भी। हाँ जी, पेयरिंग की मेरे को कोई एनर्जी देनी पड़ रही है क्या? मेरे खाते में है क्या? पहले भी 3 पेयरिंग थी, अभी भी 3 पेयरिंग है, मेरे खाते में नहीं आया ये भी, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी नहीं देनी पड़ती। तो D8 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2GEG की टर्म्स में ना ही सिर्फ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में इक्वल होती है, बल्कि ऑल्सो CFSC भी सेम होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ लिगेंड टेकन। तो D9 में भी सेम होगी। तो D9 में कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? T2G6 EG3, D10 में आ जाएगी T2G6 EG4, T2G6 EG3 में माइनस 0.4 डेल नॉट इंटू 6 प्लस 0.6 डेल नॉट इंटू 3 माइनस 2.4 डेल नॉट प्लस 1.8 डेल नॉट माइनस 0.6 डेल नॉट माइनस 0.4 डेल नॉट इंटू 6 प्लस 0.6 डेल नॉट इंटू 4 माइनस 2.4 डेल नॉट प्लस 2.4 डेल नॉट। अंडा। तो D10 के केस में भी CFSC 0 होती है। और कहाँ CFSC 0 देखी? D5 मत बोलना, D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में CFSC 0 देखी और D10 में 0 देखी, बाकी हर केस में CFSC नेगेटिव देखी हमने। ठीक है जी। आई होप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। कोई भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है कमेंट सेक्शन में बता दो, उसको सॉर्ट करने की मैं कोशिश करूंगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, कर लिया तो और उसे करा दो प्लीज। आई विल सी यू, बाय।